द लेबनम टॉप। सबसे पहले हम समझेंगे लेबनम टॉप है क्या। तो लेबनम इज़ अ ट्री। ठीक है, कैसा ट्री है? इट्स अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड। किस तरीके का पेड़ होता है लेबनम? दिस। इट्स अ शॉर्ट ट्री, हाइट शॉर्ट होती है, ठीक है, जिसमें हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं, येलो फ्लावर्स लगते हैं और इसके सीड्स क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट थिंग, it is written by Ted Hughes. The Lebanon's top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. ठीक है, लेबनन ट्री के बारे में बताया, क्या बताया कि सितंबर का मंथ है, ठीक है, सितंबर के मंथ में क्या होता है, यानी कि ऑटम है। सितंबर का मंथ है और ऑटम में क्या होता है, जनरली लीव्स क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं, न्यू लीव्स। ऑटम में लीव्स नीचे झड़ते हैं और स्प्रिंग में क्या होता है, न्यू लीव्स आते हैं। तो ऑटम है, इसीलिए वो जो उसकी येलो सीड्स, जो येलो फ्लावर्स हैं और सीड्स है, वो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, सितंबर का मंथ है, दिन का टाइम है और क्या हो रहा है, आफ्टरनून में जो लेबनम टॉप है बिल्कुल शांत है, स्टिल है, क्वाइट है, ठीक है, बिल्कुल शांत है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ लीव्स उसके येलो हो रहे हैं क्योंकि जनरली ऑटम में पतझड़ होता है, जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन से येलो पहले टर्न, कलर चेंज होता है, देन वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, विद ऑल इट्स सीड्स फॉल। और कब तक ये होता है? ये तब तक होता है टिल द goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up of chittering and a tremor of wings and trilling. तो जो पेड़ था, लेबनम ट्री था, वो काफ़ी ज़्यादा शांत था। ठीक है, सिर्फ उससे जो लीव्स और सीड्स है वो नीचे गिर रहे थे, लेकिन ये कब तक शांत था? जब तक कि उसमें एक गोल्डफिंच नहीं आ गई। अब व्हाट इज़ गोल्डफिंच? गोल्डफिंच इज़ अ बर्ड। ठीक है, एक छोटी येलो कलर की बर्ड होती है, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग। ठीक है, एक येलो कलर की बर्ड होती है, छोटी सी। तो जब तक उस पेड़ में गोल्डफिंच नहीं आ जाती तब तक वो पेड़ बहुत ज़्यादा शांत होता है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, क्योंकि जैसे ही वो गोल्डफिंच आती है तो ट्विचिंग एंड चिरप क्या है? साउंड ऑफ अ बर्ड। जब बर्ड आवाज़ निकालती है उसको बोलते हैं ट्विचिंग एंड चिरप। तो अचानक से गोल्डफिंच के आने से वो हलचल, वो एकदम चौंक जाते हैं कि अभी तक शांति थी और अचानक से वो शोर कहाँ से आ जाता है? तो वो शोर आता है गोल्डफिंच के आने से। ठीक है, देन आगे उसे कंपेयर किया है और वो आके कहाँ बैठ जाती है? वो ब्रांच के एंड में आके बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। ठीक है, अलर्ट मीन्स, अब्रप्ट मीन्स सडनली, जैसे जब सडनली कुछ होता है। तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है? यहाँ पे उस गोल्ड फिंच को कंपेयर किया गया है स्लीक एज लिजर्ड, लिजर्ड की तरह स्लीक है। स्लीक मीन्स शाइनी, स्लीकिश, शाइनी। कि वो लिजर्ड की तरह स्लीक है, शाइनी है और अलर्ट भी है। लिजर्ड की तरह, जैसे लिजर्ड अलर्ट होता है वैसे ही है। ठीक है, चौकन्नी है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। और जैसे ही वो पेड़ में आती है तो वो कहाँ चली जाती है? शी एंटर्स द थिकनेस। यहाँ थिकनेस क्या है? थिकनेस वो एरिया है पेड़ का जहाँ सबसे ज़्यादा लीव्स और फ्लावर्स हैं, तो वो उस थिकनेस में चली जाती है। ऑब्वियसली ऐसी ही थिकनेस पे जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं, तो हो सकता है उस थिकनेस पे उसका कोई नेस्ट बना हो जहाँ वो एंटर कर लेती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके बाद फिर मशीन स्टार्ट हो जाती है। और इस यहाँ पे अगेन बर्ड की साउंड को किससे कंपेयर किया गया है? मशीन से कंपेयर किया गया है। क्यों उसे मशीन बोला है? क्योंकि अभी तक पेड़ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एक चिड़िया के, एक गोल्डफिंच के आ जाने से, एक बर्ड के आ जाने से वहाँ पे चिटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स, ये सब शुरू हो गया। ठीक है, तो जो ये ट्रेमो है, ट्रेमर इज शेकिंग। ठीक है, पेड़ों का, उसके
विंग्स का हिलना, उसके साथ पेड़ों पे भी हलचल होना, ठीक है। एंड चिटरिंग इज साउंड। द होल ट्री ट्रैम्बल्स, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bare face identity mask. ठीक है, आगे क्या कहती है कि जो बर्ड है वो गोल्ड फ्रिंच है, वो उसके आते ही पूरे पेड़ में हलचल शुरू हो जाती है, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। और उसको कंपेयर किया गया है कि वो बर्ड, वो गोल्ड फ्रिंच अपनी फैमिली के लिए क्या है, वो इंजन है, ठीक है। उसको इंजन से कंपेयर क्यों किया गया है, ये हम आगे वाली लाइन से समझेंगे। शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स क्या होता है, स्टोक्स होता है टू पुट फ्यूल इन द फायर, फायर में फ्यूल डालना। तो ऊपर इंजन जो है वो किससे, फ्यूल से ही काम करता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इंजन में अगर आप फ्यूल डालते हो और वो काम करना शुरू कर देता है, यहीं इस बर्ड को इंजन से उसकी फैमिली के लिए इसलिए बोला है कि वो बर्ड भी जो उसके बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी फैमिली है, वो उसको फूड प्रोवाइड करती है, वो उसको खाना प्रोवाइड करती है, इसीलिए उसको इंजन ऑफ अ फैमिली कहा गया है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, ठीक है। फ्लर्ट्स आउट मीन्स मूव एट, जो उससे बोलते हैं मूव्स आउट, मतलब बाहर जाने, चले जाना, ठीक है। कहाँ चले जाती है, ब्रांच एंड में। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाला वर्ड है ये, दैट बेयर्ड फेस। बेयर्ड मीन्स मार्क्स या कोई निशान जो होता है वो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो गोल्ड फिंच है उसका कलर क्या है, उसका कलर है येलो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पोइट बता रहा है कि उसके मास, अगर उसके जो बॉडी है उसमें अगर ये एक मार्क ना हो, एक ब्लैक कलर का निशान ना हो उसके फेस पे, तो उस बर्ड को आप उस पेड़ में ढूंढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि पेड़ की जो लीव्स है वो भी क्या है, येलो है, और जो बर्ड है उसका कलर भी क्या है, येलो है। तो वो कुछ अलग, अगर उस पेड़ में वो चले जाए तो वो बिल्कुल ही आपको नज़र में नहीं आएगी, वो दिखेगी नहीं। लेकिन किस वजह से वो नोटिसेबल होती है, किस वजह से वो नज़र आती है, तो ड्यू टू इट्स येलो बर्ड के फेस पे एक ब्लैक मार्क की वजह से वो ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है। तो शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। Then with airy delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. ठीक है, एरी क्या होता है, एरी मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, ठीक है। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप्स विस्परिंग, तो जिस तरीके से विसल चिरप क्या होता है, जो सीटी वाली आवाज़ जो निकलती है, सीटी की तरह जो आवाज़ निकलती है, बर्ड्स निकालते हैं, उस तरीके की अजीब सी आवाज़ निकालती है। कौन निकालती है, वही गोल्डफिंच, और विस्परिंग करती है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, और इस तरीके से वो कहाँ चले जाती है, इनफाइनाइट। अब यहाँ इनफाइनाइट को किससे कंपेयर किया गया, इनफाइनाइट किस लिए यूज़ किया गया है, इनफाइनाइट मीन्स स्काई, ठीक है, ओपन स्काई। और इस तरीके से विस्परिंग करते हुए वो वापस कहाँ चले जाती है, आसमान, खुले आसमान की तरफ। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स द एम्प्टी, और जैसे ही वो बर्ड चले जाती है ट्री से, तो वो वापस, जैसे स्टार्टिंग में जो लेबर्नम ट्री में बहुत ज़्यादा शांति थी, वही वापस से हो जाता है, पेड़ पूरा खाली हो जाता है और वापस से वही सन्नाटा, वही शांति हो जाती है, ठीक है। तो यही आपकी ये पोएम थी। इस पोएम में क्या बताया गया, एक पेड़ के बारे में, द लेबनम ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे उसमें शांति होती थी, किस मंथ में, ऑटम में, और क्या उस टाइम किस तरीके से लीव्स गिर रहे होते थे, सीड्स नीचे गिर रहे होते थे, और एक चिड़िया के, एक गोल्ड फ्लिंच के आ जाने से कितनी चहक महक उस पेड़ में रहती थी। और एक बार अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर फूड वूड खिला खुला के वो वापस कहाँ चले जाते थे, खुले आसमान में। तो इस तरीके से पूरे बहुत ब्यूटीफुली पोएट ने ट्री और पोएम की फैमिली, एज अ फैमिली ही बताया कि वो ट्री का घर ही होता है, ट्री बर्ड का घर ही होता है ट्री, तो कैसे ये रहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, वन बाय वन पैरा में हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, ठीक है। तो कल मैंने जो आपको पोएम बताया था उसमें मैंने सबसे पहले आपको एलिट्रेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो
एलिट्रेशन क्या है अब मुझे आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन देखेंगे पूरी पोएम में, फिर हम आगे जो पोइटिक डिवाइस है उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको पोइटिक डिवाइसेस के बारे में पता चले। आप किसी भी चीज़ को रोट मेथड मत अपनाया करो, किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत किया करो। हर चीज़ को अगर आप समझ के करोगे, चाहे वो मीनिंग ही क्यों ना हो, मीनिंग समझ में आएगा तो अपने आप अपने वर्ड्स में आप आंसर लिख सकते हो। पोइटिक डिवाइस समझ में आएंगे तो आपको रोट मेथड की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पैरा दिया जाएगा, आपको पता है व्हाट इज़ एलिट्रेशन, व्हाट इज़ सिमिली, व्हाट इज़ मेटाफर, आप अपने आप ही वो सब कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 बाय 1 लिख रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एलिट्रेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, एलिट्रेशन कल भी मैंने बताया था, मैं एक और बार बता देती हूँ आपको। व्हाट इज़ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन होता है जैसे आप अगर जब भी कोई दो वर्ड्स होते हैं, कोई दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, यहाँ जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, सेप्टेम्बर, सनलाइट। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, साथ में हैं, इनके बीच में और कोई वर्ड नहीं है। तो जब फर्स्ट जो वर्ड होता है इसका सेम हो, कॉन्सोनेंट हो, और इसके वर्ड को नहीं देखना चाहिए, एस एस नहीं देखना चाहिए, इसकी साउंड को देखना चाहिए। सो इट इज़ एस एस मीन्स स साउंड। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को एलिट्रेशन कहते हैं। अब ये सिर्फ स नहीं हो सकता, अगर कोई दो वर्ड्स ट से शुरू हो रहे तो दैट इज़ ऑल्सो एलिट्रेशन। ठीक है, आप इसे जैसे अगर एक वर्ड है ऑनेस्ट, ठीक है, एक ऑनेस्ट वर्ड है एंड सेकेंड इज ओल्ड, तो अगर ये दोनों वर्ड साथ में हैं तो ये भी एलिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड क्या आती है? ऑनेस्ट, ओ। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वॉवल साउंड है इसीलिए हम इसे एलिट्रेशन नहीं मानते। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे एलिट्रेशन की, तो पूरी पोएम में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ एलिट्रेशन है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया सेप्टेम्बर सनलाइट। ठीक है, सेप्टेम्बर सनलाइट में फर्स्ट इज स साउंड, सेम साउंड एस एस, सो दैट इज एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट सी हियर, सडननेस, स्टार्टलमेंट, अगेन एलिट्रेशन। नेक्स्ट here, tree trembles, t sound, alliteration. That's all. ठीक है, तो पोएम में फर्स्ट हमने किया क्या? एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंजैबमेंट। इंजैबमेंट के बारे में भी कल बताया था। इंजैबमेंट क्या होता है? जहाँ कभी पोएम में कोई पंचुएशन मार्क नहीं होता उस लाइंस को कहते हैं इंजैबमेंट। ठीक है, पंचुएशन लाइंस आपकी क्या हो जाती है? पंचुएशन मीन्स कॉमा, फुल स्टॉप या अदर कोई सिंबल साइन नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं। देखो फर्स्ट टू लाइंस में ही आपको इंजैबमेंट दिख रहा है। द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। सनलाइट के बाद आपको कॉमा दिख रहा है, पंचुएशन मार्क दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट लाइन में नहीं है। तो फर्स्ट टू लाइंस में क्या है? इंजैबमेंट। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड लाइन में नहीं है क्योंकि सेकेंड लाइन में कॉमा वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट पैरा, टिल द goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. अगेन यहाँ पे क्या है? इंजैबमेंट यूज है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंचुएशन साइन नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में मार्क है। ठीक है, देन आफ्टर दैट यहाँ देखिए, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। अगेन यहाँ कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है तो ये क्या है? इंजैबमेंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इंजैबमेंट और लास्ट लाइन में भी यहाँ भी इंजैबमेंट। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा एलिट्रेशन, देन इंजैबमेंट, थर्ड इज मेटाफर। अब इस पोएम में मेटाफर का यूज़ कहाँ हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेटाफर होता क्या है?
When we compare something with other things, जब हम एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज मेटाफर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कहाँ कंपैरिजन हुआ है. देखो यहाँ मैंने समझाया था अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो यहाँ पे मशीन को किससे कंपेयर किया है, यहाँ पे बर्ड की जो साउंड है, जो उस गोल्डफिंच की जो साउंड है उसको किससे कंपेयर किया है, मशीन से. मशीन स्टार्ट्स अप. तो इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में आपका मेटाफर यूज हो रहा है, मेटाफर. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, एक और जगह हो रहा था, कहाँ, देखो इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन गोल्डफिंच को किससे कंपेयर किया गया है, इंजन से कंपेयर किया है. तो यहाँ पे अगेन मेटाफर यूज हो रहा है. ठीक है, तो पूरी पोएम में दो जगह मेटाफर यूज हुआ है. फर्स्ट कहाँ कंपेयर किया है गोल्डफिंच को मशीन से, फिर अगेन कंपेयर किया गोल्डफिंच को इंजन से. तो दोनों ही जगह कंपेयर किया जा रहा है किसी और थिंग से, तो दैट इज मेटाफर. ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया एलिट्रेशन, देन इंजैबमेंट, फिर मेटाफर. नाउ वी विल डिस्कस सिमिली. इट्स SIMILE, सिमिली. ठीक है, सिमिली क्या होता है, सिमिली को जब आप किसी, यहाँ भी कंपैरिजन वर्ड ही होता है जैसे मेटाफर में होता है, बस सिमिली में क्या होता है, आपके किसी भी सेंटेंस में अगर एज का यूज़ हो जाए, कहीं भी अगर आपका एज वर्ड आ जाए तो दैट इज सिमिली. ठीक है, तो पूरी पोएम में सिर्फ एक ही जगह पे इस तरीके से वर्ड आया है, और वो क्या आया है, दैट इज स्लीक एज अ लिजर्ड. देन स्लीक एज अ लिजर्ड. ठीक है, यहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ है. So this line is, this word is sleek as lizard is simile. It's simile. ठीक है, अच्छा पूरी पोएम में कहीं भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है. ठीक है, देखो स्टिल, सनलाइट, फॉलन, चिरअप एंड राइमिंग वर्ड्स आप सभी को पता है, जैसे स्काई, ड्राई, एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो पूरी पोएम में राइमिंग वर्ड्स नहीं है. तो जब ऐसी कोई पोएम हो जिसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, मैं इसे रब कर रही हूँ, ऐसी कोई पोएम जिसमें राइमिंग वर्ड्स ना हो, उसे कहा जाता है फ्री वर्ड्स. ठीक है, जब आपको कभी पोएम में ये पोइटिक डिवाइस पूछे जाते हैं तो ये हेल्पफुल होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कोई भी पोएम जिसमें कोई भी राइम यूज़ ना किया हो, कि कोई भी राइम वर्ड यूज़ ना किया गया हो, उस ऐसी पोएम को बोलते हैं फ्री वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस, ONOMATOPOEIA. ठीक है, दिस इज ओनमाटपिया. ओनमाटपिया क्या होता है, किसी भी साउंड की किसी भी डिवाइस की साउंड. मैम आप नीचे क्यों बैठे हो, डिस्कस कर रहे थे, वो क्या है, ओनमाटपिया. ठीक है, ओनमाटपिया क्या होता है, किसी भी डिवाइस की साउंड. ठीक है, तो इस पोएम में हमने देखा है कितनी जगह साउंड का यूज़ हो रखा है. तो जहाँ जहाँ भी साउंड का यूज़ किया है, साउंड के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ योर ओनमाटपिया. ठीक है, जैसे देखो ये ट्विचिंग, चिरअप, ये किसकी साउंड है, बर्ड की. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया है, चिटरिंग, ट्रिलिंग्स. ठीक है, ये सब क्या है, आवाज़ है. किसकी आवाज़ है, यहाँ पे ये बर्ड की आवाज़ है. इसी तरीके से किसी भी चीज़ की जब आवाज़ को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ओनमाटपिया. ठीक है, तो इस पोएम में इतनी ही डिवाइसेस का यूज़ किया गया है.